वेलकम स्टूडेंट, फ्रेम के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि फ्रेम का एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्या क्या इसके पीछे एजम्पशंस इन्वॉल्व्ड हैं और मेथड क्या क्या हैं एनालाइज करने के फ्रेम को, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उस मेथड पे बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फ्रेम का एनालिसिस में क्या क्या करते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है पूरे प्रोसेस में, इसको समझते हैं। लिखिएगा आप लोग हेडिंग, द एनालिसिस ऑफ ट्रस इन्वॉल्व्स the analysis of trust involves, क्या क्या इन्वॉल्व करता है। दो चीज़ बेसिकली हम लोग निकालते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट, रिएक्शन ऑफ द एट द सपोर्ट, रिएक्शन एट द सपोर्ट। जो भी ट्रस्ट है, मान लीजिए एलिमेंट्री ट्रस्ट का एग्जांपल लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का ट्रस्ट है, ये अलग अलग मेंबर्स है, ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ट्रस्ट में बेसिकली जॉइंट जहाँ जहाँ है वहाँ पे लोड लगता है। अगर फ्रेम रहता है तो बीच में भी लग सकता है। तो ये जैसे ट्रस्ट का एक एग्जांपल है, कहीं पे भी लोड लगे, इस एक्सटर्नल लोड की वजह से ये रिएक्शन कितना डेवलप्ड होगा। ये रिएक्शन भी एक्सटर्नल लोड जैसा ही है, लेकिन ये एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन एट द सपोर्ट। उसके बाद दूसरा मेरा काम क्या रहता है निकालना इसमें, इंटरनल फोर्स या स्ट्रेसेस, इंटरनल फोर्स और स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ये जो भी एक्सटर्नल लोड अप्लाइड हुआ, ये सब एक्सटर्नल लोड है, इसके वजह से मेंबर में इंटरनल कितना फोर्स आया। ठीक है, और कितना हर एक मेंबर इस सारे फोर्स को हर एक मेंबर अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इस लोड को, और कुछ ना कुछ अपना भागीदारी दिखाएगा हर एक मेंबर। ठीक है, तो कौन सा मेंबर कितना लोड बियर कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव है या फिर टेंसाइल है, इससे ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर मेंबर में हम लोग फोर्स पता चल जाए तो हर एक मेंबर कितने क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए, कैसा उसका सिलेंडर का रेशियो होना चाहिए, सारी चीज़ों को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हर एक मेंबर कौन सा टेंसाइल मेंबर है, कौन सा कंप्रेसिव मेंबर है, ये सब जान के उसका हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि कितना थिकनेस हो, क्या लेंथ हो, सारा चीज़। ये तो था कि क्या पर्पस है फ्रेम को एनालाइज करने का, हम लोग पर्पस देख लिए। अब आते हैं क्या क्या एजम्पशंस है कि ट्रस्ट को या फ्रेम को हम लोग जो एनालाइज करते हैं, उसके पीछे कुछ एजम्पशन इन्वॉल्व होता है। वो एजम्पशन मान के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो एजम्पशन के बारे में हम लोग, एजम्पशन आप लोगों को एग्जामिनेशन में थ्योरी के तौर पर भी लिखने आ सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट इसका मेमोराइज करिएगा। ये कुछ इसके एजम्पशंस हैं फ्रेम के, जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। टोटल 7 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है, ट्रस्ट मेंबर आर कनेक्टेड ओनली एट देयर एंड्स। ठीक है, ट्रस्ट के जो भी मेंबर है वो अपने एंड्स पे ही कनेक्टेड हैं, इन बिटवीन द एंड्स कहीं भी किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी इंटरनल हिंज वगैरह और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एंड पे ही अपने कनेक्टेड है। उसके बाद दूसरा एजम्पशन जो है, ट्रस्ट मेंबर आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस पिन्स, यानी ये जो कनेक्टेड होगा अपने इंड पे, सपोज ये इंड पे कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे पिन जॉइंट है। ट्रस जब भी बोल रहा है तो यहाँ पे रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर ये रोटेशन इसमें होगा तो ये फ्री टू रोटेट इसको होने देगा, यानी किसी भी तरह का मोमेंट, इंटरनल मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे ये पिंस जो लगा हुआ है ये इंटरनल फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पे मोमेंट भी कैरी करने लगेगा, तो मोमेंट नहीं कैरी कराना है। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शनलेस पिन्स के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। अगला पॉइंट है तीसरा, द एक्सटर्नल लोड एंड रिएक्शन एक्ट एट देयर जॉइंट ओनली। स्वाभाविक सा बात है, ट्रस्ट का जब भी बात करें, कल भी पढ़े थे कि जो भी लोड, एक्सटर्नल लोड और रिएक्शन है, ये सिर्फ कहाँ पे लगेगा, जॉइंट पर, जो जो जॉइंट है उस पर। ठीक है, बीच में कोई लोड नहीं है, वो फ्रेम का फिर बात हो जाएगा। ट्रस्ट का हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड। इसका खुद का जो सेल्फ वेट होगा मेंबर का, वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल लोड के कंपैरिजन में सेल्फ वेट बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके हम लोग चलते हैं। उसके बाद है द ट्रस्ट इज ए परफेक्ट वन एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ठीक है, जैसे कल पढ़े थे परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट,
उसी तरह से यहाँ पे परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में जो भी एनालाइज करेंगे वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि 2j-3 वाले इक्वेशन से सॉल्व हो, जितना मेंबर आए उतना ही मेंबर हम लोग को काउंट करके भी दिखना चाहिए। उसके बाद स्टैटिकली डिटर्मिनेट मतलब क्या, जितना इक्वेशन एक ऑफ इक्विलिब्रियम है 3, समेशन ऑफ फोर्स वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0, इससे जो है जितना भी रिएक्शंस है या फिर अननोन्स है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, यानी कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट होना चाहिए ट्रस। उसके बाद द मेंबर आर स्लेंडर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। स्लेंडर कहने का मतलब क्या, इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा विथ कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन का जो भी डायमेंशन है बी या डी के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा है, वो मतलब क्या हो गया, स्लेंडर हो गया वो मेंबर। और यूनिफॉर्म थिकनेस का, यानी कि जैसा बी और डी यहाँ पे है वैसा बी और डी थ्रू आउट द लेंथ होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। और उसी बी और डी के कंपैरिजन में ये लेंथ का जो भाग है ये बहुत बड़ा होगा तो उसको स्लेंडर मेंबर बोलेंगे, ठीक। ये स्लेंडर मेंबर मान के हमको एनालाइज करना है। उसके बाद अगला है ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस आर रिजिड एंड लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। ये एजम्पशंस है, एजम्पशंस में बहुत सारा आइडियल केस लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी मेंबर रिजिड होता नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आता है। लेकिन एजम्पशंस हम लोग को क्या लेना है, जितना भी मेंबर है वो रिजिड होगा, यानी उसमें डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड होगा और सेम प्लेन में लाई करेगा। जैसे ये जो प्लेन में लाई कर रहा है हर एक मेंबर उसी प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं कि ये मेंबर एक्स वाई प्लेन में है तो ये मेंबर वाई जेड प्लेन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी मेंबर जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये एजम्पशंस था, ये आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी के तौर पे आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब जैसे इसको किसी भी मेंबर को, किसी भी ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए, यानी उसमें इंटरनल फोर्सेस वगैरह रिएक्शन वगैरह निकालने के लिए दो मेथड्स है मेरे पास। एनालिटिकल मेथड के बारे में अगर जिक्र करें तो दो मेथड है, एक मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से हम लोग कैसे मेंबर में फोर्सेस निकालते हैं, रिएक्शन निकालते हैं, और मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे फोर्स निकालते हैं। और भी मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड्स है, जिसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्केल्स में फोर्स को स्केल में कन्वर्ट करके हम लोग निकालते हैं फोर्स मेंबर में फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड हम लोग सीखेंगे वो मेथड कौन है, एनालाइज करने के लिए किसी भी ट्रस्ट को मेथड जो सीखेंगे वो कौन सा मेथड होगा, मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक है। इसमें हर एक जैसे जॉइंट है, हर एक जॉइंट अलग अलग ट्रीटेड किया जाता है और इसमें हर एक जॉइंट इक्विलिब्रियम में रहता है, जिसमें कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम का जो इक्वेशंस है उसको फॉलो करा के हम लोग समझेंगे कि कैसे इंटरनल मेंबर जो जितना इंटरनल फोर्स निकालते हैं हर एक मेंबर में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रस है, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर ए बी ए सी एंड बी सी, ए बी ए सी एंड बी सी। इसमें इंटरनल फोर्सेस निकालना है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल लोड ए पॉइंट पर, ए जॉइंट पे 20 किलोन्यूटन का इस तरह से लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, 20 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग को हर एक मेंबर में ये 20 किलोन्यूटन का लोड कितना इंपैक्ट कर रहा है, हर एक मेंबर कितना रेसिस्ट कर रहा है और किस नेचर का है, टेंसाइल या कंप्रेसिव, हर एक मेंबर में फोर्सेस निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप्स मैंने बताया था पहले भी कि क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन निकाल लेना है, आर बी और आर सी, ठीक है। रिएक्शन निकालने में आप लोगों को लेंथ का ज़रूरत होगा अलग अलग, जैसे कि हम लोग इस पॉइंट के अबाउट हर एक फोर्स का मोमेंट लेते हैं, तो ये फोर्स डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए होगा, इसको सपोज मानते हैं डी, ठीक है। ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज मोमेंट, आर सी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 वो दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस में होगा इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, ऐसे करके आर सी निकलेगा। और 20 किलोन्यूटन के फोर्स में अगर आर सी को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, आर बी निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस, इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बी डी जानना पड़ेगा। बी डी कैसे जानेंगे, अब ट्रायंगल में आते हैं हम लोग, ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं। जैसे ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये कर्ण है, ये जैसे बेस है, ये लेंथ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जैसे कॉस 60 डिग्री हम लोग अगर देखें, कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, कर्ण, जो बेस कितना है ए बी डिवाइडेड बाय
BC सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो AB जैसे हम लोग अभी फाइंड आउट हो जाएगा। इस ट्रायंगल में हम लोग फाइनली जाना चाह रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में जाने के लिए ये डिस्टेंस हम लोग को अगर पता होगा तो ये डिस्टेंस भी निकालेंगे फर्दर। तो AB चूँकि BC पता है, BC कितना है 5 मीटर, तो AB इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इंटू BC कितना है 5। तो AB आप लोग देखेंगे तो 2.5 cos 60 का वैल्यू 1/2 2.5 मीटर हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये जो वैल्यू है ये 2.5 मीटर आप लोगों को कैलकुलेट करके आ गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, कंसीडर इन ट्रायंगल ABD सॉरी। इस ट्रायंगल में जैसे हम लोग ये चाहिए, हम लोग को ये डिस्टेंस चाहिए, तो अगेन ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस यानी कि BD डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनस यानी AB। cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस BD डिवाइडेड बाय AB निकला है 2.5, तो BD कितना हो जाएगा, BD इक्वल्स टू AB इंटू cos 60 डिग्री, अगेन AB 2.5 इंटू ये 1.25 आ गया, 1.25। ये जो डिस्टेंस है BD ये 1.25 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन निकालते हैं। जैसे फाइंड आउट द रिएक्शंस RB एंड RC। तो रिएक्शंस निकालने के लिए टू फाइंड आउट रिएक्शंस हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट B के अबाउट जैसे हम लोग मोमेंट ले रहे हैं, तो ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये इंक्लाइन डिस्टेंस है। फोर्स से इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर इसको नीचे हम लोग नीचे तक लाए तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होता है, ठीक है। ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग नहीं कर लेंगे, आप लोग फोर्स रिजॉल्व करने सीखिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इसी पॉइंट से होगा, ठीक है। जब ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि 20 इंटू 1.25। ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, माइनस ऑफ RC, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि फोर्स भी वर्टिकली एक्ट कर रहा है। अगर इंक्लाइंड एक्ट करता तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं लेते, ठीक है। ये वर्टिकली एकदम एक्ट कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस RC इंटू ये डिस्टेंस कितना है 5 इक्वल्स टू 0। तो RC आप लोग कैलकुलेट करें अपने अपने कैलकुलेटर में, तो RC का वैल्यू आता है कितना, आता है 5 किलो न्यूटन। RC का वैल्यू कितना आता है 5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स मस्ट बी 0 अगर इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि RB प्लस RC ये मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 20 किलो न्यूटन के बराबर। RC निकल गया है तो RB इक्वल्स टू 20 माइनस RC 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन। अब देखिए रिएक्शन निकल गया, RB का वैल्यू 15 और RC का वैल्यू 5 किलो न्यूटन, ठीक है। ऐसे आप लोग रिएक्शन निकालने में भी सक्षम हो गए। अब क्या करेंगे, इंटरनल जो फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस हर एक मेंबर में उसको निकालेंगे, ठीक है। हर एक जॉइंट पे जाएंगे और हर एक जॉइंट को इक्विलिब्रियम में मानते हुए उस हर एक फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम हर एक जॉइंट पे आएंगे। जैसे कि जॉइंट कौन सा था, हम लोग B जॉइंट को कंसीडर करते हैं, कंसीडर जॉइंट B, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। B जॉइंट पे यहाँ पे जैसे कि इस साइड मेंबर पूरा अगर देखें तो वो ट्रस था, ठीक है। इसमें इस मेंबर में फोर्स लगाना है, निकालना है इंटरनल फोर्स, इस मेंबर में फोर्स निकालना है, और RB आपको पहले निकल गया, ठीक है। RB का वैल्यू कितना निकला था, RB का वैल्यू आया था 15, ठीक। जॉइंट B पे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जैसे बनाए हैं, तो ये जो मेंबर है, ये कौन सा मेंबर है, ये मेंबर BA मेंबर है, ठीक है। ये जो मेंबर है ये कौन सा मेंबर है, ये मेंबर BC है। तो फोर्स इन द मेंबर BC निकालना है, फोर्स इन द मेंबर BA निकालना, ठीक है। तो इनिशियली हमको पता नहीं है कि किस नेचर का फोर्सेस होगा, तो हम लोग क्या करें, एज्यूम कर रहे हैं इनिशियली सब में टेंसाइल अवे फ्रॉम द बॉडी जैसे जा रहा है, ये टेंसाइल इस जॉइंट से अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहा है, तो ये टेंसाइल फोर्स, इसको भी क्या माने
टेंसाइल फोर्स। इनिशियली सभी मेंबर में टेंसाइल मानते हैं। अगर मेरा सॉल्व करके जो फाइनल आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि मेरा एजम्पशंस जो था टेंसाइल मानने वाला वो सही है। अगर एफ बी ए मान लीजिए माइनस समथिंग आ गया, चाहे एफ बी सी माइनस में कुछ वैल्यू आ गया, इसका मतलब आप जो माने थे ये टेंसाइल नहीं होके कैसा होगा, फिर कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव नेचर का। अगर आपका ये पॉजिटिव में आंसर आता है, मेंबर में फोर्सेज अगर पॉजिटिव में आता है तो आपका अजम्पशन सही है, टेंसाइल ही होगा। अगर माइनस में आने लगा तो नेगेटिव में होगा, जैसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं बी पॉइंट पे, रिजॉल्व करते हैं सभी फोर्स को। इनिशियली आप लोग वो जॉइंट पकड़ी जिसमें कम से कम अननोन है। अभी तो ये सिंपल सा एक एलिमेंट्री प्रोफाइल था ट्रायंगल, आगे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड ट्रस्ट में देखेंगे तो बहुत सारा मेंबर एक ही जॉइंट पे हो सकता है, इसी जॉइंट पे एक दो और मेंबर आके मिले, तो जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स बहुत ज़्यादा होगा तो इनिशियली वो जॉइंट को नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें कम से कम अननोन्स हो और जाना हुआ फोर्स रिएक्शन ज़्यादा हो, तो उस पॉइंट को पहले हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे कहीं पे भी जाइएगा तो मेंबर चूंकि 3 ही है, एलिमेंट्री प्रोफाइल है, तो कम ही अननोन्स होगा। तो जॉइंट बी पे पहले आए। आप जॉइंट बी पे ना जाके सी से भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉइंट बी पे आए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, ये मेंबर बी ए है, ये मेंबर बी सी है, ठीक है। तो इनिशियली क्या करते हैं हम लोग कि वर्टिकली हर एक फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है। तो ये जैसे कि ये एंगल जो उसमें बन रहा था फिगर में आप लोग देखें 60 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा। तो इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो एफ बी ए कॉस 30 डिग्री, ये इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आर बी भी जो लग रहा है ये भी किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो दोनों पॉजिटिव। देखिए ये एरो का निशान इस साइड है, इस साइड, तो इसको अगर रिजॉल्व करें वर्टिकली तब भी एरो का निशान किस साइड रहेगा, अपवर्ड साइड ही, ठीक है। तो अपवर्ड को हम लोग जैसे पॉजिटिव माने, तो आरबी भी कैसे लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव। और एफ बी सी का चूंकि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकली नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी कंपोनेंट वर्टिकली नहीं होगा, तो इसका कोई भी जो सहयोग नहीं रहेगा वर्टिकल कंपोजिशन में, वर्टिकल रिजोल्यूशन में, ठीक है। अब इसको इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 जैसे रिजॉल्व करें, तो एफ हमको निकालना क्या है, बी ए मेंबर में फोर्स कितना आ रहा है वो, तो माइनस आर बी डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री। आर बी का वैल्यू कितना आया है 15, माइनस साइन अभी आया, आर बी का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में 15 था, उसके बाद कॉस 30 डिग्री। आप लोग इसको सॉल्व करें तो बी ए मेंबर में जो फोर्स आता है वो कितना आता है 17.32 किलो न्यूटन, माइनस 17.32 किलो न्यूटन। इनिशियली आप इसको क्या माने थे, इस मेंबर में जो फोर्स डेवलप कर रहा है टेंसाइल, इसमें भी टेंसाइल माने थे, इसमें भी टेंसाइल, लेकिन आंसर किस में आया, माइनस साइन के साथ। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एजम्पशन था टेंसाइल वाला वो गलत है, उसमें कैसा फोर्स होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। यानी कि बोल सकते हैं सिंपली एफ बी ए 17.32 किलो न्यूटन का फोर्स तो डेवलप कर रहा है, लेकिन किस नेचर का, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये निकल गया किस मेंबर में, फोर्स बी ए मेंबर में। अब जैसे किस मेंबर में बचा, ये फोर्स निकल गया, अब किस मेंबर में बचा, बी सी मेंबर में बचा। बी सी मेंबर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना भी यहाँ पे फोर्स दिख रहा है, इधर ये सब को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं, जैसे एक बार वर्टिकली रिजॉल्व किए, अब सब फोर्सेज को रिजॉल्व ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सब फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली जैसे रिजॉल्व करते हैं। तो इस एफ बी सी जैसे कि लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में जाने वाले को पॉजिटिव माने हैं, ठीक है, प्लस ऑफ इसका डायरेक्शन भी इस साइड है, तो एफ अभी जो हम लोग एक बार एजम्पशन ले लिए उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब माइनस साइन आया है तो माइनस साइन के साथ उसको पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम में किसी तरह का एडिट करने का जरूरत नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी जैसे बना रहे हैं इसको समझिए क्वेश्चन को, जैसे एफ बी सी इस डायरेक्शन में लिए हैं तो उसको पॉजिटिव माने हैं, तो इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि एफ बी ए कॉस 60 डिग्री, और इसका कोई भी सहयोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, इसका कोई भी रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टली नहीं होगा आर बी का, ठीक है।
तो इक्वल्स टू 0। अब आते हैं FBC हम लोग को निकालना है, FBC रहने देते हैं। FBA का वैल्यू क्या आया था, माइनस साइन के साथ 32। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 17.32। अब यहाँ पे एरो को ऐसे करने का ज़रूरत नहीं था, एरो को ऐसे करते तो अपने आप ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हो जाता, तो जो साइन आप लिखे थे इनिशियली वही यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन इससे कन्फ्यूज़न हो जाता फिर, इसलिए जो इनिशियली एजम्पशन हम लोग माने हैं उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, और जो साइन आया है फाइनली इस साइन को बस पुट कर देना है। तो माइनस 17.32 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो FBC इक्वल्स टू उस साइड भेजेंगे 17.32 इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है आंसर, ये आंसर आता है 8.66 किलो न्यूटन, 8.66 किलो न्यूटन। और साइन क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि इस मेंबर में जो आप लोग टेंसाइल माने थे वो सही एजम्पशन था। इसमें कैसा फोर्स होगा, टेंसाइल ही होगा। अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आता तो जो आपका एजम्पशन है टेंसाइल वाला वो गलत हो जाता, तो कंप्रेसिव होता, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ आंसर आया है, मतलब एजम्पशन आपका क्या है, सही है। इस तरह से हम लोग मेंबर में फोर्स निकाल लिए, किस मेंबर में, BA मेंबर में और BC मेंबर। अब एक मेंबर में फोर्स निकालना बाकी रह गया, वो कौन सा मेंबर है, AC मेंबर, ठीक है। तो AC मेंबर में जानने के लिए हम लोग जॉइंट कंसीडर जॉइंट C जॉइंट को जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक RC था, ये 5 किलो न्यूटन का निकला था रिएक्शन। हर एक जॉइंट में हम लोग इनिशियली जितना भी मेंबर है जो इससे इस जॉइंट से कनेक्टेड है, सब में फोर्स एज्यूम कैसा करेंगे, टेंसाइल ही, ठीक है। ये मेंबर कौन सा मेंबर था, फोर्सेज इन मेंबर BC, ये फोर्सेज इन मेंबर, जैसे ये जॉइंट C है तो ये AC बोल सकते हैं या CA बोल सकते हैं, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है, ये निकल चुका है। और ये टेंसाइल जैसे हम लोग एज्यूम किए हैं और फाइंड आउट करके भी इस मेंबर में कैसा आया था, टेंसाइल ही आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का जो पॉइंट है वो चेंज हो गया है, C पॉइंट पे है, पहले B पॉइंट पे थे, तो B पॉइंट पे टेंसाइल को ऐसे सूचित कर रहे थे, लेकिन यही जब C पे जाएंगे तो टेंसाइल को अवे फ्रॉम द जॉइंट हमेशा दिखाना है। तो अगर ऐसे दिखाते तो ये टुवार्ड्स द जॉइंट, ये कंप्रेसिव नेचर को शो कर देता, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग का पॉइंट चेंज हुआ तो इस मेंबर में टेंसाइल को दिखाने के लिए ऐसे एरो देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि इस मेंबर में हम लोग को फोर्स निकालना है, और ये जो एंगल था ये कितना था, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए, इसको ये वर्टिकली भी रिजॉल्व कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस मेंबर में भी कुछ ना कुछ फोर्स है या नोन नहीं है, इसमें भी फोर्स पता चल गया है। और वर्टिकली भी रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी फोर्स है, तो वर्टिकली रिजॉल्व करें या हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करें आंसर आ जाएगा। जैसे रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्विंग द ऑल फोर्सेज हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्विंग फोर्सेज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जैसे ये पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पहले से फोर्स है FBC, इस डायरेक्शन में माने, इसका जो भी वैल्यू था 8 पॉइंट समथिंग 8.6 उसको लिख देंगे। उसके बाद ये जो फोर्स है इस तरफ माने हैं टेंसाइल नेचर का, इसको अगर रिजॉल्व करें हॉरिजॉन्टली तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस ऑफ FAC cos 30 डिग्री। इस फोर्स का कोई भी रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टली नहीं हो सकता, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इंक्लाइंड होता तो रिजोल्यूशन हो जाता हॉरिजॉन्टली भी, लेकिन ये एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल लग रहा है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली नहीं टूटेगा। तो इसको इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। FBC का जो वैल्यू था वो कितना आया था सॉल्व करके, 8.66, आप लोग देखिए 8.66, अब प्लस साइन के साथ, यानी कि टेंसाइल नेचर का ही था, और यहाँ पे भी कैसा माने, टेंसाइल ही माने हैं, प्लस ऑफ FAC cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो FAC इक्वल्स टू माइनस उस साइड अगर भेजे माइनस 8.66 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। अब माइनस साइन आ गया, मतलब कि आपका जो एजम्पशन है वो कहीं ना कहीं गलत आप माने हैं, वो टेंसाइल नहीं होकर उस मेंबर में कैसा फोर्स डेवलप करेगा, कंप्रेसिव। इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस साइन के साथ 10 किलो न्यूटन का फोर्स आता है इस मेंबर में, यानी कि आप बोल सकते हैं FAC 10 किलो न्यूटन का फोर्स तो डेवलप किया, लेकिन किस नेचर का, कंप्रेसिव नेचर का, ठीक है। अब एक जगह समरी लिख लीजिए कौन कौन सा मेंबर है, उसमें कितना फोर्स डेवलप किया और क्या उसका नेचर है, ठीक है। जैसे कि मेंबर कितना फोर्स डेवलप किया, उसका नेचर कैसा था। मेंबर सबसे पहले कौन सा मेंबर, AB मेंबर,
BC मेंबर, उसके बाद AC मेंबर। ठीक है, ये 3 मेंबर था। इस तरह से आप लोग चार्ट बना लें। AB में आया था, AB जैसे कि इस तरह से हम लोग देखें ABC, इसमें कितना आया था 17.32, यही आया था 17.32। नेचर कैसा था, कंप्रेसिव नेचर का था फोर्स, कंप्रेसिव। उसके बाद BC में कितना आया था 8.66, 8.66, और नेचर कैसा था इसका, टेंसाइल। उसके बाद AC में आया 10, और नेचर कैसा है इसका, कंप्रेसिव। ठीक है, इस तरह से चार्ट बना के फाइनली समरी आप लोग एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखा हम लोगों ने, सीखा कि कैसे हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट से किसी भी ट्रस को एनालाइज करते हैं और हर एक मेंबर में इंटरनल फोर्सेस कितना डेवलप कर रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं आज के असाइनमेंट पे। ये एक ट्रस है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये है, लेवल अप है। इस ट्रस में आपको हर एक मेंबर में, मेंबर कौन कौन सा है, AC, AD, DB और CB। ठीक है, ये मेंबर में आपको फोर्सेस निकालना है, और CD भी एक मेंबर है। ठीक है, इस मेंबर में फोर्सेस निकालना है, और ये 2 पॉइंट पे इस तरह से सपोर्टेड है, ये DB जॉइंट है, और इस जॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है 1 किलो न्यूटन का। ठीक है, इसको एनालाइज करिए और हर एक मेंबर में फोर्सेस निकाल के बताइए।